मगाहट की। जो अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, संसद सत्र, उसमें किसका क्या हासिल था, राजनीति अब कहां खड़ी है और क्या दशा और दिशा लेती दिखाई दे रही है। और चुनावों में जो निरंतरता है हमारे देश में, कुछ और परीक्षाएं भी मुंह बाए सामने खड़ी हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब संसद का सत्र तो शीतकालीन सत्र में आगे 2-4 होते दिखेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के तो हो चुके भाई विधानसभा चुनाव, लेकिन वहां पर 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और वो भी दरअसल किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। और फिर एक और चुनाव होने हैं। हालांकि यहां चुनाव शब्द गलत इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी विपक्ष पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगाती है, कोई चुनाव नहीं, कोई कुछ नहीं होता, अध्यक्ष बने बैठे रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, पर वो चुनाव होता नहीं है, नाम तय कर लिया जाता है। आरएसएस और 2 बड़े लोग वो तय कर लेते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, पर अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का, इससे भी आने वाली राजनीति की दशा और दिशा का अच्छा खासा आकलन मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बजट सत्र से। अब अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई को तो स्थगित कर दिया गया, वो शुक्रवार को ही हो गई। कल भी वैसे सदन चलना था। बजट सत्र था, 7वां बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने। 3.0, मोदी 3.0 या एनडीए 3.0, ये तीसरी पारी जो सरकार की है, उसका पहला पूर्ण बजट। और बजट में पिछले 10 सालों ने गवाही दी है, सरकार ने जो करना चाहा किया, तालियां भी बटोरी। और काला सूट गुलाबी अखबार वाले तो 9-10 नंबर देते ही हैं, आम आदमी भी सराहना करता ही दिखाई दिया। लेकिन नई इस 18वीं लोकसभा में जब बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा, तो सरकार कई सवालों के घेरे में फंसती हुई दिखाई दी। अपनों ने ही निशाना साधा निर्मला सीतारमण के इस बजट पर कि भाई आम आदमी पर ये इतने टैक्स का बोझ, इतनी मार आप क्यों बढ़ा रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बड़ी चर्चा हुई। प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई दर को हटाने की बात पर भी बवाल कटा। खुद सरकार में अहम मंत्री नितिन गडकरी ने गुजारिश कर दी, भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आम आदमी को कुछ राहत दे दीजिए। प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन हटाना पड़ा। पुरानी व्यवस्था भी है, नई व्यवस्था भी है, वो करती हुई दिखाई दी निर्मला सीतारमण। और काला सूट गुलाबी अखबार वाले जो हर बात पर सरकार के हर इनिशिएटिव, हर किसी नई घोषणा पर तालियां बजाते थे, सरकार ने इस बार यह भी माना कि हां बेरोजगारी एक समस्या है। आंकड़ा 3.2% का दिया, लेकिन यह माना कि बेरोजगारी एक समस्या है, क्योंकि वो एक इंटर्नशिप योजना लेकर आए कि 500 बड़ी कंपनियां आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगी, 5,000 रुपए महीना देंगी, यानी कि हर साल 4,000 युवा। पर स्वामीनाथन अय्यर ही बाकायदा एक लेख में लिखते हैं कि मैंने पूछा कॉर्पोरेट घरानों से कि भाई कितने बच्चों को आप रखोगे इंटर्नशिप पर, उन्होंने कहा 1 को भी नहीं। तो बेरोजगारी की समस्या पर हां तो कर दी, मान भी लिया, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारेंगे कैसे। और इंटर्नशिप की बात ही नहीं, अग्निवीर पर भी सरकार फिर गिरती दिखाई दी। 2 हाथ करने को तैयार दिख रहा है विपक्ष। सरकार का यह दावा कि शहीदों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं अग्निवीरों को, उस पर बवाल कटा कि नहीं, बीमे की राशि को भी 1 करोड़ में आप जोड़कर बता रहे हैं।
और यही सिलसिला आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना पर आ गया। हलवा सेरेमनी पर भी राजनीतिक हलवा पका। राहुल गांधी ने कहा कि 2-3% लोग देश के 73% आबादी को क्या मिलेगा वो तय करते और दरअसल कुछ नहीं देते। जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए। सर पकड़कर बैठ गई थी निर्मला सीतारमण कि ये हलवा सेरेमनी का क्या हलवा पका रहे हैं, और बात जात तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आक्रामक नेता हैं, युवा चेहरा हैं बीजेपी के अनुराग ठाकुर, उन्होंने निशाना साध दिया राहुल गांधी पर कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। इसे अपमान करार दिया राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव ने सुर में सुर मिलाया, पूछा कैसे पूछ सकते हैं, गाली दे रहे हैं आप, होते कौन हैं जाति पूछने वाले। प्रधानमंत्री ने सराहना की अनुराग ठाकुर के भाषण की, पर जमीन पर जाति फिर से मुंह बाती दिखाई दे रही है। अब 5 जन्य ने कहा कि जाति तो समाज को जोड़कर रखती है, तो खिचड़ी बहुत पक रही है। आरएसएस ने बीजेपी की इस कमजोर नब्ज का नुकसान भी दिया है। मोहन भागवत ने 2015 में बिहार में आरक्षण की समीक्षा की क्या बात की कि बीजेपी सफाचट वहां पर होती दिखाई दी थी। तो हिंदुत्व बनाम जाति की जो ये लड़ाई बीजेपी चाहती है, हिंदू हिंदू बन कर रहे, विपक्ष क्या पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जाति फोरफ्रंट पर आए। उसका फायदा भी होता दिखा है लोकसभा चुनाव में। 33 पर जो बीजेपी सिमट गई उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे पीडीए जो ये फॉर्मूला है, पिछड़ी जातियों को ये समझाना कि भाई आपकी अनदेखी हो रही है, आरक्षण आपसे छीना जा सकता है। 400 सीटों की बात बीजेपी इसलिए कर रही है कि आपके हक मार ले। ये लड़ाई क्या अभी भी जारी है? और बजट सत्र में क्या ये होता दिखा, और इसमें भी कुछ और बातें भी होती दिखी हैं, वो अपने आप में अहम है। कल मैंने कार्यक्रम किया था, जिस तरह से राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर, उनसे अब विपक्ष के नेता आमना सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तलखी, ऐसे मनभेद, मतभेद नहीं मनभेद, इन शब्दों का मैंने कल इस्तेमाल किया था, देखने को नहीं मिला है। ये सरकार, सभापति जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, अग्रेसिव होते दिखाई दिए, पर दरअसल रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है क्या विपक्ष ने सत्ता पक्ष को। और यहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों ही सदनों के, उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं क्या। सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रही है कि देश में कुछ तबके ऐसे हैं वो देश में अस्थिरता का माहौल चाहते हैं। बांग्लादेश भी चर्चा में आ गया, पर यहां पर पॉलिटिकल लीड कौन ले रहा है, यह अपने आप में एक सवाल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी आया, ये तो बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, लेकिन वो जेपीसी में अब भेज दिया गया है। तो क्या एक ट्रायल बलून बीजेपी फ्लोट कर रही थी, या अपने ही मुद्दे पर अब कुछ असमंजस, कुछ शंका के बादल लहराने मंडराने लगे हैं। नई सरकार के गठन से पहले सर्वदलीय बैठक की चर्चा हमने कभी सुनी ही नहीं। इक्का दुक्का कोई सर्वदलीय बैठक हुई और उस पर भी ढंग से रिपोर्टिंग नहीं होती थी। अब विपक्ष भी बिल्कुल बेजान मूर्छित सा पड़ा हुआ था। कांग्रेस के पास तो उतने भी सांसद नहीं थे, ना ही 2014 में और ना ही 2019 में, कि वो नेता प्रतिपक्ष अपने दम पर, यानी कि 10% कम से कम आपके पास लोकसभा में सदस्य होने चाहिए। 543 की लोकसभा है तो 54-55 सदस्य तो हो, वो ही नहीं थे। पर अब सर्वदलीय बैठक हो रही है और उसमें मुस्कुराते हुए चेहरे विपक्षी खेमे के दिख रहे हैं और थोड़े ग्लम, थोड़े उदासीन चेहरे सत्ता पक्ष के। यह उल्टी गंगा बह रही है क्या? यह राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, एक रात में सब कुछ बदल भी जाता है। अभी
थोड़ी थोड़ी जो ताकत आई है विपक्ष में, उस पर रीझने या इतराने की जरूरत नहीं है। यह भी अपने आप में सवाल है। और इसमें जुड़ जाता है अगला अहम सवाल, अगली लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें। हरियाणा 90 सीटें, लगातार 2 बार से सरकार बन रही है बीजेपी की। और झारखंड, वहां पर विपक्ष की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जेल में थे, वो बाहर आए हैं। ये ईडी, आईटी और सीबीआई का खेल, ईडी, आईटी, सीबीआई, सरकार के 3 जमाई जो विपक्ष कह रहा था, ये लड़ाई भी अनफोल्ड हो रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया भी अब जेल से बाहर आ गए शुक्रवार को। तो संजय सिंह बाहर, मनीष सिसोदिया बाहर, हेमंत सोरेन बाहर, और अरविंद केजरीवाल भी, अगर अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं अब तो तय मानकर चलिए कि उनका भी बाहर आना तय है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के बाद दिल्ली के भी चुनाव हैं फरवरी में। वहां अब जोर आजमाइश की जाएगी क्या, और उससे अगर एनडीए के लिए मुफीद नतीजे नहीं आते, यानी कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा जहां उनकी सरकार है उसे रिटेन नहीं करते, तो क्या ये और बड़ा झटका, सेटबैक होगा। और जो शीर्ष नेतृत्व है उससे क्या सवाल भी पूछे जाने लगेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, जो 33 पर सिमट गई, 29 सीटें पिछली बार से बीजेपी की कम आई हैं, उसकी समीक्षा में कुछ निकला नहीं। लेकिन वहां पर आर पार की जंग चल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन खेल दरअसल अमित शाह बनाम योगी हो रहा है। उसे और तूल मिल जाएगी क्या? केंद्रीय नेतृत्व जैसे चला रहा है वैसे चला पाएगा, या कहीं आरएसएस भी टेक ओवर करता दिखेगा? या दूसरा पक्ष, विपक्ष, जो थोड़ी ऊर्जा दिखा रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से बड़े इंडल्जेंट पॉलिटिशियन जो राहुल गांधी बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या उसकी भी हवा निकल सकती है अगर विपक्ष हार गया? और फिर जो एका दिख रही है वो तार तार होती भी दिखाई देगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, किस दोराहे चौराहे पर राजनीति आकर खड़ी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, खत्म हुआ संसद का शोर, चुनावी लड़ाई की शोर, और मोदी ब्रांड कितना बढ़ा, राहुल का ग्राफ कितना चढ़ा? ये एक और अहम बात, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में जब भी हम बात करें कि सबसे करिश्माई नेतृत्व किसका है, भरोसा किस पर है, लोग किसकी तरफ देखते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी मीलों आगे थे। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मतलब मोटा मोटा खेल ये था कि मोदी के सामने कोई है ही नहीं। पर अब क्या वो ग्राफ उतना ही बढ़ रहा है या उसमें गिरावट आ रही है, और उधर राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है? क्या ये बराबर की टक्कर दिख रही है? लोग भरोसा करने में वक्त लगाते हैं, तो मोदी की गारंटी, मोदी का भरोसा अभी भी जारी है। राहुल गांधी फ्लैटरिंग टू डिसीव, थोड़ा सा लोगों में एक आशा तो जगा रहे हैं, लेकिन भरोसा करने में क्या अभी वक्त लगेगा? ये भी अपने आप में सवाल है। और मेरे साथ देश के सबसे बड़े पत्रकार और विश्लेषक मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, प्रभु चावला, सीधी बात करते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और नीरजा चौधरी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, और इनकी किताब लगातार चर्चा के घेरे में बनी हुई है। लेकिन आज आपकी किताब की बात नहीं नीरजा, शुरुआत, ये जो बजट सत्र खत्म हुआ है, ये किसकी मजबूती का एहसास ज्यादा करता दिखाई दे रहा है?
ये बड़ा मतलब ये 20 दिन बहुत कुछ हुआ। राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो एक के बाद एक मुद्दा सुर्खियां बनता भी दिखा और उसके असर भी होते दिखे। नीरजा, सवाल आपसे था। ओह, सवाल अब मेरे से था। अच्छा, मैंने सोचा आप इंट्रोडक्शंस कर रहे थे। हाँ। ओके। नहीं, अगर आप बजट सेशन को देखिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन छाए हुए थे बजट सेशन में। निर्मला सीतारमन नेचुरली वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखिए कई नौजवान एमपीस, पर इस तरफ रूलिंग साइड की तरफ अनुराग ठाकुर, उनका काफी आक्रामक भाषण था। आड़े हाथ लिया था उन्होंने राहुल गांधी को, जो कि प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आया। अपने ट्विटर के उस पे उन्होंने पूरा भाषण डाला। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्होंने शुरुआत चक्रव्यूह से की थी, भाजपा का चक्रव्यूह, जिसमें महाभारत के अभिमन्यु फंसे थे और अब लोगों को बीजेपी फंसाई हुई है। चाहे नौजवान तबका है, चाहे गरीब तबका है, चाहे महिला है, चाहे किसान है। अखिलेश यादव जो बार बार एक और उभरता नहीं, मैं कहूंगी परिपक्व होता हुआ सितारा है, ऑपोजिशन का नेता है। और जिस तरह से वो राहुल गांधी के डिफेंस में हर बार खड़े हुए, जैसे राहुल को अटैक किया कि उनकी जात के ऊपर अनुराग ठाकुर ने, तो तुरंत खड़े हुए, आप जात नहीं पूछ सकते, आप जात नहीं पूछ सकते। पॉइंट था कि सपा और कांग्रेस के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी है लोकसभा चुनाव के बाद भी। और प्रधानमंत्री उस तरह से सामने नहीं पेश आए, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, पहले के संसदों में और सेशंस में आते रहे थे। वो बोले, लंबा बोले, सब क्लैरिफिकेशन भी किया। ओवरऑल बजट सेशन में ऑपोजिशन आक्रामक था। और बाजी किसने मारी? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं, कार्यक्रम का नाम ही यही है, बाजी कौन मार गया, विपक्ष या सत्ता पक्ष? विपक्ष। क्लियरली पक्ष डिफेंसिव पे था, वो क्लियर था। और राइट टिल द एंड जो आपने कहा कि हम ये जो जगदीप धनखड़ वर्सेस जया बच्चन का जो हुआ राज्यसभा में, और एंड उसी से हुआ। और ऑपोजिशन का ये कहना कि हम इम्पीचमेंट मोशन भी ला सकते हैं शेयर के खिलाफ, जो कि भारत के इतिहास में नहीं हुआ है ऐसे कभी। बहुत बड़ी चीज है ये कहना, कर नहीं पाएंगे पर करने की चेष्टा भी करना। तो ये आक्रामक रवैये को दर्शाता है। और अगर आप व्यूअरशिप भी देख लीजिए संदीप, राहुल गांधी को कितने लोग देख रहे हैं आज, और इस साइड को कितने लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को कितने देख, तो एक थकान भी है और एक निराशा तो है यंग लोगों में खासकर, पर एक थकान है। लोग थोड़ा ऊब गए हैं, कुछ और नई चीज चाहते हैं। मुझे तो बहुत लोगों ने जो भाजपा के समर्थक है कहा था कि हमारे कान पक गए हैं वही चीजें सुन सुन के। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश नैरेटिव जिसकी जरूरत है सत्ता पक्ष द्वारा, वो अभी तक नहीं पेश कर पाई। नहीं, नैरेटिव के नाम पर सिर्फ संसद की ही ना बात करें हम, पिछले कुछ दिनों में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसमें बांग्लादेश में भी हमने देखा, हमने कावड़ यात्रा में नेम प्लेट को देखा, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया वो सारी की सारी कार्रवाई को। लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग आते भी दिखे, पुष्कर सिंह धामी भी, पर उसका रिटर्न या उसकी गूंज या वो धमक नहीं सुनाई दे रही है जैसी उम्मीद कर रही थी बीजेपी। नीरजा, बिल्कुल। और एक चीज जो इस इलेक्शन में सामने आया था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे से थकान है, लोग नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू को यही नहीं, कि वो हिंदू कहते हैं हमें गर्व है कि मैं हिंदू हूं, बहुत लोग ये कहेंगे हम बहुत खुश हैं कि मंदिर बना है, मंदिर, लेकिन मंदिर की वजह से वोट नहीं देंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया
ये बहुत लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो है ना इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइड इन बीइंग हिंदू। और ये मुद्दा जो ट्राइड एंड टेस्टेड मुद्दा रहा है भाजपा का वोट के लिए, और वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खासकर कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना चलेगा, लोग क्या दोबारा रिवाइव हो सकता है, किस चीज पे रिवाइव हो पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं, अब तो उल्टा एक अजीबोगरीब चीज भी हुई है। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का इस्तेमाल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने, जब भी वो महाराष्ट्र जा रहे थे, औरंगजेब की संतान और फैन क्लब और वगैरह वगैरह ये चीजों से, इन संज्ञाओं से नवाजा जा रहा था उद्धव ठाकरे को। अब उद्धव ठाकरे ने कहा आप अहमद शाह अब्दाली की संतान है। मतलब कोई विपक्ष का नेता, बीजेपी, हिंदुत्व जिसकी कोर आइडियोलॉजी है, उसके सबसे बड़े चाणक्य कोर रणनीतिकार को अहमद शाह अब्दाली से भी जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में ये चीज काम करेगी। महाराष्ट्र में अगर ऑपोजिशन ठीक ठाक खेल करे, तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक हो और मन मुटाव नहीं आ जाए तीनों मेन पार्टीज जो है ऑपोजिशन की, तो उनके मतलब इस समय तो उन्हें फ्रंट रनर माना जा रहा है। हालांकि ये जो लाडली बहना योजना का इक्विवेलेंट जो सरकार ला रही है महाराष्ट्र की, क्या वो गेम चेंजर हो सकता है? अगर मध्य प्रदेश के लोगों से बात करिए, सीनियर लोगों से जो इसमें लगे हुए थे, वो कहते हैं सिर्फ लाडली बहना योजना की वजह से नहीं हम जीते, वो तो लास्ट स्ट्रॉ था। उसके पहले बहुत सारी योजनाएं थी जिसने भूमि तैयार की थी और महिलाओं को साथ खड़ा किया था भाजपा के एकदम मजबूती से। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र पे आएंगे, पर पहले संसद पर ही रहते हैं। और क्योंकि आपने बजट की कार्रवाई, बजट की प्रक्रिया को बहुत नज़दीकी से देखा है, आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे हैं प्रभु, बजट तो डन एंड डस्टेड डील होती है कि भाई कॉरपोरेट वर्ल्ड तालियां बजाएगा, कहीं ना कहीं हम भी मीडिया वाले ये सस्ता ये महंगा आदि बात समझ में नहीं आती हैं, पर मतलब कसीदे पढ़ने में वो लग जाना होता था। पर इस बार उल्टी गंगा बहती दिखी। भाई कितना आवंटन किसको किया गया, उसमें 12 बार या 16 बार बल्कि मैं कहूँ जिक्र कर दिया गया आंध्र का और बिहार का कि भाई वही बजट को वो देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन को लेकर सवाल हो गए और बेरोजगारी को मानती हुई सरकार दिखी। मतलब बजट स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं गया, ये अमूमन मैंने होता नहीं देखा है। संदीप, बजट में हम पहले भी कह चुके हैं, बजट का रोमांस खत्म होता जा रहा है। बजट पुरानी चीज़ हो गई है। बजट के अंदर पहले होता था कई बार कि बजट के अंदर कई चीज़ें आती थी कि टैक्स किस पे लगा, किस पे कम हुआ, किसकी इनकम बढ़ गई, किसके ऊपर एक्साइज बढ़ गई, साबुन महंगा हो गया, लिपस्टिक महंगी हो गई, वो सब चीज़ें डिस्कस होती थी। अब ये बजट जो केवल है, केवल एलीट लोगों के लिए है। डेफिसिट के ऊपर आजकल ज़्यादा चर्चा होती है कि डेफिसिट हमने 3% से कम रख लिया। आम जनता को क्या पता कि डेफिसिट क्या होता है, ये खर्चा है, कितनी इनकम है, आम वो भी आदमी नहीं की पता उम्मीदें भी तो लगता बनती है ना, बजट वो है। उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखी भैया, और मार पड़ जाए। इंडेक्सेशन ही हटाते हुए दिखाई दिए। मतलब नितिन गडकरी कहें कि जी थोड़ा सा कम कर दो, रोजगार की समस्या आप मानते हैं पर वो खाका आप नहीं दे पाई। 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दे देंगे कैसे? अभी आने वाले महीने क्या ये सवाल अभी गूंजेंगे बजट वाले? नहीं, जीएसटी का सवाल गडकरी ने उठाया, वो सवाल तो फाइनेंस के ऊपर था कि चेयरमैन है वो जीएसटी काउंसिल की, पर जीएसटी काउंसिल में आएगा वो सवाल। तो मैं जो आपने बेसिक सीखा है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। किसी भी मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को सपोर्ट नहीं किया सिवाय कांग्रेस पार्टी या किसी ने। किसी भी ऑपोजिशन के चीफ ने कहा कि जीएसटी कम होनी चाहिए। जीएसटी तो एक लूट मचाने का धंधा है जहाँ सारे मुख्यमंत्री हर पार्टी के मिले हुए हैं। तो बजट की बात के ऊपर जब आते हैं, बजट को रोमांस खत्म हो गया, वो पॉलिटिकल बजट था। आपने ठीक कहा कि बिहार को कुछ पैसे दे दिए, किसी आंध्रा को कुछ और पैसे दे दिए, वो दिखाने के लिए आया था कि एलाइस को हमने इकट्ठा रखना है। अब कल की बात देख ली कि ललन सिंह ने कह दिया, उसके बारे में वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उन्होंने कुछ भाषण दे दिया। बिहार के एक बड़े मंत्री ने आज कुछ स्टेटमेंट और दे दी। तो पॉलिटिकल कंपल्शन उसके अंदर जाते, बजट के ऊपर डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर कम हुई, बजट की राजनीति के ऊपर डिस्कशन ज्यादा हुई और वहां पर व्यक्तिगत इस राजनीतिक खेल में कौन मजबूत दिखा? जो आपने बात उठाई है,
मेरे को लगता है अपोजिशन बहुत मजबूर थी कि उनके पास अटैक करने के लिए डिफेंसिव पे नहीं है आजकल अपोजिशन। अब ये भी बात, एक अर्थमेटिक जो है लोकसभा का और राज्यसभा का बदल गया है। लोकसभा के अंदर 50% ज़्यादा अपोजिशन है। बीजेपी के वो अगर 300 से ज़्यादा सदस्य थे, उतना टाइम उनको मिलता था। उनको 240 है, 240 और 230 दूसरी तरफ हैं, तो बराबर का समय बोलने का मिल रहा है। और ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जो कभी भी खड़े होकर के बोल सकता है। इसलिए ऑपोजिशन बहुत हावी है, क्योंकि उनको छुपाने के लिए कुछ नहीं, अटैक करने के लिए सब कुछ है। पर बीजेपी क्या करती है, डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। हर बात को नेहरू पे ले जाती है, इंदिरा गांधी पे ले जाती है, इमरजेंसी पे ले जाती हैं। हमारे धनखड़ साहब भी जब भी जाते हैं इमरजेंसी की बात करते हैं। ये जो बातें हैं उनके पास एजेंडा नहीं है, फैटीग हो गया है। फैटीग है। और रूलिंग पार्टी के पास आइडिया फैमिन से सफर कर रही है रूलिंग पार्टी। उनके पास नए आइडियाज नहीं हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिशन नए आइडियाज का मतलब आक्रामक होकर के अपने आइडियाज को सामने रखना, चाहे वो आप न्याय की बात करें या जाति की बात करें, वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करें। तो जब तक मेरे को लगता है कि इस 18वीं लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन के पास एक नैरेटिव है, आइडेंटिफिकेशन है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा है। जो गैप था मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में बहुत कम होता चला जा रहा है, उनके फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एग्रेसिवनेस जो आती है ऑपोजिशन के अंदर, वो जो उनके अंदर वोट उनकी परसेंटेज बढ़ी है, मेरे को लगता है उनके पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हो रहा है, उसके अंदर पहले भी उनकी सरकार नहीं बनी थी। मेजोरिटी बीजेपी की हरियाणा में नहीं आई थी, महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हुई थी। वो जोड़ तोड़ के सरकार बनाने की कोशिश की है, वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनके। तो उनको बचानी है। अगर ये दोनों सरकारें वो हार जाते हैं जहाँ, तो उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब कंट्रोल उठाई थी, जैसे नैरेटिव गढ़ा जाता था, मुद्दे तय किए जाते थे, राजनीति की पिच तय बीजेपी करती दिखाई दे रही थी, वो इस बार नहीं हो पा रहा। आप ये कह रहे हैं प्रभु? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैं वो बात कर, बिल्कुल वही कर रहा है। इस बार नैरेटिव जो है सेट, एजेंडा सेट कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है। वो मांग कर रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बदलेंगे, हम जाति गणना चाहते हैं। अब जाति के अंदर देखिए कल, अब इसका पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है कि बीजेपी के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एमपी मिले प्रधानमंत्री के, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, उसका स्टेटमेंट दे दिया कि अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी क्रीमी लेयर का सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद सारे लोग चुप हैं। परंतु सवाल है कि 148 या 128 अमेंडमेंट हुई हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में था। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव समय के अनुसार होते रहते हैं। इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि गरीब अगर ऑपोजिशन पार्टी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी निचले वर्ग के लोगों के जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनको अगर अपने साथ जोड़ने में शामिल हो गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। नहीं, ये राजनीतिक, पहली बार जैसे बिहार में हुआ था, राजनीतिक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने? क्योंकि ये जो वर्गीकरण की बात है, कोटा विदन कोटा की बात है, क्रीमी लेयर की बात है, तो दलितों में फिर से शंकाएं पैदा करके मैं सिर्फ राजनीतिक औजार बनाने की बात कर रहा हूं। और जी रोहिणी आयोग जो है, 13 रिकमेंडेशंस के बाद भी उनकी जो राय थी वो सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उसमें भी कोटा विदन कोटा वाली बात है। ये दरअसल एक राजनीतिक एटम बम साबित हो सकता है क्या आने वाले दिनों में प्रभु? बिल्कुल होने वाला है कि जाति के नाम पर जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, अगर हम ये मान करके चलें, यूपी के अंदर अगर सीटें हारी गई हैं, वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश यादव ने की कि यादव को वोट ना दे करके बाकी लोगों को दी गया। जैसे बिहार में हुआ था, ईबीसी जो खड़ी की थी, बहुत ही जो बैकवर्ड में से भी बैकवर्ड है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। बैकवर्ड कमीशन के अंदर भी क्रीमी लेयर हटा दी गई थी। मेरे को लगता है जातियों को बांट करके जो जिनको लाभ नहीं मिला है विकास का, अगर उनको आप एक शंका पैदा कर दे कि ये सरकार उसके खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन परिवर्तन करने वाली है, इस तरीके से ये एक टाइम बॉम्ब है। जातियों को जितना आप डांटने की कोशिश करेंगे, डिवाइड एंड रूल, जबकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें, जो एससी का कोटा पुष्ट दर पुष्ट जो लेते आ रहे हैं, जिसका फायदा उठाया, अब उनका फायदा बंद हो जाए तो इसमें गलत क्या है? पर राजनीति का जब पहिया घूमता है, इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग वो कहीं और चले जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं प्रभु? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक है। अभी क्रीमी लेयर की बात क्या, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि जो लोग फायदा ले चुके हैं, अगर क्या स्पीकर है या कोई पुराने ज़माने में डिफेंस मिनिस्टर रहा, उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन गई, या उसके बाद उसका बेटा कुछ और बन गया, दूसरे अफसरों के लोग बन गए, तो ये कॉन्टिन्यूएशन जो है ना, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जैसे होती है, फादर से बेटे को, बेटे से बेटे को, बेटे को, वो एक कोटा सिस्टम वही है। तो कोटा सिस्टम एक क्लब बन जाता है ना, क्लब में एंट्री कुछ लोगों को ही मिल रही है। पर मुझे एक चीज और बताइए, एलीट क्लब, हाँ एलीट क्लब है,
पर इसमें चुनावों की बात तो अभी आगे मैं बाकी अपने खास मेहमानों से करने वाला हूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की, यूपी की भी करेंगे। पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, क्या वो भी राजनीति, आने वाली राजनीति, भाई सरसंघ चालक अहंकार की बात कर रहे हैं, वो सुपर ह्यूमन की, भगवान बनने की कोशिश का जिक्र कर रहे हैं, वो किस ओर इशारा है? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वो राजनीति किस तरफ जा रही है, उसके लिए एक अहम संकेत होने वाला है क्या? बिल्कुल, जो अध्यक्ष अब बनेगा, क्योंकि 2029 का चुनाव जब आना है, यानी 4 साल के लिए चुनाव होता है, वो लगता है उसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से पोस्टपोन किया, पहले भी अमित शाह 2 साल रहे थे और नड्डा साहब कार्यवाहक एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे थे। तो अध्यक्ष तो वही बनेगा जिसको RSS चाहेगा, ये चलता आ रहा है पिछले कई सालों से। तो अध्यक्ष के चुनाव के ऊपर डिले हो रहा है, उसका कारण ये है कि वो किसी के ऊपर सहमति नहीं पा रहे कि मोदी जी की अभी भी वीटो पावर है, परंतु संघ के पास भी वीटो पावर है, दोनों के पास वीटो पावर है। इसलिए जब तक तो दोनों कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये बात तो समय बताएगा। हाँ, ये तो बीजेपी और RSS की भी बात है। पर हाँ, पर हम पॉपुलैरिटी ग्राफ की जो बात कर रहे थे यहां पर संजय, क्योंकि आप लगातार सर्वेज करते हैं और पिछले 10 साल और इस नई सरकार के 2 महीने, 2.25 महीने दोनों को जोड़ें और इनका थोड़ा फर्क भी करें, तो भाई कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में वाला जो खेल था कि मोदी मतलब लीडिंग बाय माइल्स पॉपुलैरिटी के ग्राफ में, राहुल गांधी ने कितना कैचअप किया है, उसके संकेत और उसके मायने क्या है? बिल्कुल संदीप, मुझे लगता है जिस बात का आपने जिक्र किया कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, अब ये बात बहुत पुरानी रह गई। 2024 के चुनाव के नतीजों ने बहुत स्पष्ट कर दिया। 2024 के चुनाव के नतीजों के दरमियान हमने ये भी देखा कि अगर हम पॉपुलैरिटी रेटिंग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आई है और राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर गया है। लेकिन देश भर में अगर हम कहें तो अभी भी फासला बना हुआ है, लेकिन देश भर में जैसे अब हम नतीजों को तोड़ तोड़ के देखने की जरूरत है, स्टेट वाइज डिसएग्रीगेट देखने की जरूरत है। अगर उस हिसाब से अगर आप देखना शुरू करेंगे, जो हमने देखने की कोशिश की, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से आगे है। अगर ऐसे तमाम राज्यों की बात करें, 2-4 कुछ और उदाहरण दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं CSDS के जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, अगर हम यूपी की बात करें और आप यूपी के 2 अलग अलग आंकड़े हैं, एक आंकड़ा है नतीजों का जो हमारे सामने है, जो इलेक्शन कमीशन का नतीजा है, और दूसरा है CSDS लोक नीति के द्वारा किया गया सर्वे। अगर आप दोनों को मिला के देखने की कोशिश करें तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है बीजेपी का ग्राफ कितना नीचे चला गया और एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊपर गया। सीटों के हिसाब से देखें, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें, और सीधा सीधा इसका असर यूपी की जनता कैसे अब प्रतिद्वंदी को देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। तो हिंदी भाषी ऐसे तमाम राज्य अभी भी हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से आगे है, लेकिन 19 की तुलना में वो ग्राफ में, उनके ग्राफ में गिरावट आया, फासला कम हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें, कर्नाटक की बात करें, आंध्रा की बात करें, या तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, ऐसे तमाम राज्य हैं, महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर अब वो फासला, बहुत लंबा फासला नहीं दिखाई पड़ता। कई राज्यों में राहुल गांधी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। महाराष्ट्र की खास हम बात करते हैं, तेलंगाना जैसे राज्यों में, दक्षिण की तो बात हो गई, 132 सीटें हैं, पर महाराष्ट्र में दिलचस्पी है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त कौन ज्यादा लोकप्रिय है, किसका ग्राफ बड़ा है, ब्रांड मोदी का या ब्रांड राहुल गांधी का? बिल्कुल 2019 से अगर हम तुलना करें तो राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे आया है। लेकिन अभी भी अगर हम प्रधानमंत्री के नजरिए से देखें तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से पीछे हैं, लेकिन 19 की तुलना में निश्चित रूप से ग्राफ राहुल गांधी का बढ़ा
और नीचे अगर ग्राफ गया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी। अगर हम हरियाणा की बात करें, देखिए हरियाणा में 5 सीटों पर सिमट गई इस बार बीजेपी, 10 की 10 पिछली दफा वो जीतने में कामयाब हुई थी। और किसान आंदोलन, और अभी अब विनेश फोगाट को भी देखिए, सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई, अब समर्थन दिखाया। पर लोग भूले नहीं हैं पिछले साल जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी तो लोग, कोई भी केंद्रीय मंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मिलने तक की भी जहमत नहीं उठाई थी और उनके टेंट तोड़ दिए गए थे, सड़क पर घसीटा गया था, रौंदा गया था इन पहलवानों को। तो हरियाणा में लोकप्रियता का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, अगर मैं आंकड़ों को, हाँ मैं कह रहा हूं, अगर आंकड़ों को अगर हम किनारे रख भी दें, क्योंकि सचमुच एक एक राज्य के आंकड़े मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर आप आंकड़ों को किनारे रख दें, मूड क्या है? पूरे देश का मूड बहुत साफ है। अपोजिशन विपक्ष के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सत्ता पक्ष के विरोध में। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो यही मूड किसी राज्य में कहीं ज्यादा एग्रेसिव है, कहने का मतलब विपक्ष के साथ कहीं बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखाई पड़ते हैं। और हरियाणा उसमें एक ऐसा राज्य है जहां पर विपक्ष के साथ में 19 की तुलना में आज बड़ी संख्या में लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में और बीजेपी को हरियाणा में कड़ी चुनौती मिल रही है। यहां पर अभय दुबे, तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड भी मैं जोड़ूं, अभी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। संसद की आर पार तो अभी फिलहाल उस पर विराम लगा है, पर अब ये चुनावी जो बिगुल अब फूंक दिया जाएगा अगले 15-20 दिनों में। शंखनाद क्या कहता है? देखिए, संजय जी ने जो कहा है, इससे पहले जो आदरणीय प्रभु चावला ने कहा है, मैं उनके शब्दों से और उनकी भावनाओं दोनों से सहमत हूँ, विश्लेषण से सहमत हूँ। इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आर्थिक प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हाथ से खिसक गया है और उसको दोबारा अपनी जकड़ में लेने की उनकी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं दिखाई पड़ रही है। आपने बजट से शुरुआत की थी, मैं ये कहता हूं, और अब वो कुछ भी कहते रहे। अभी रिजर्व बैंक का अभी बिल्कुल ताजा सर्वे जो आया है, जो रिजर्व बैंक हर 2 महीने बाद करता है, वो उसके आंकड़े क्या कहते हैं? उसके आंकड़े ये कहते हैं, कॉन्फिडेंस, हाँ जी, हाँ, उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा है। वो भरोसा बताता है कि पिछले 6 महीने से हर 2 महीने बाद में रिजर्व बैंक को पता चलता है कि लोगों का भरोसा कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? लोग कह रहे हैं हमारी आमदनी घट रही है, लोग कह रहे हैं रोजगार की किल्लत है, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। भाई, आज की एक अखबार की हेडलाइन थी, फ्रंट पेज की खबर थी कि महाराष्ट्र में 1200 के करीब नौकरियों के लिए 1.25 लाख औरतों ने वहां पे, हाँ, 1.25 लाख औरतों ने वहां भगदड़ मच गई। हमने भरूच में ये होते देखा, हमने मुंबई में होते देखा, लखनऊ में देखा। तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि ना इस अर्थव्यवस्था के पास लोगों को रोजगार देने की क्षमता है, न महंगाई की रोकथाम करने की क्षमता है, न लोगों की घटती हुई आमदनी को बढ़ाने की क्षमता है। जब एक बार ऐसा हो जाता है और स्थापित हो जाता है ये, और दिखाई नहीं पड़ता कि इसके अंदर कोई परिवर्तन होगा या ये परिस्थिति उल्टेगी, तो उसके बाद में सरकार लगातार मुतवातिर लोकप्रिय होने के लिए अभिशप्त हो जाती है। अखिलेश्वर अय्यर के आर्टिकल का भी जिक्र किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीधे सीधे सरकार से 2-2 हाथ करने को कभी तैयार नहीं होगा। वो आर्टिकल जो छपा, नाम नहीं लिया गया कॉर्पोरेट घरानों के जो मठाधीश हैं, पर सबका ये कहना हम एक को भी नहीं देंगे। हाँ, इसका मतलब कोई बातचीत, कोई कदम ताल तो हुई नहीं। जब स्वामी ने उन लोगों से पूछा कि भाई जो सब्सिडियां दी गई हैं, आप किसी को रोजगार देंगे? उन्होंने साहब कहा हम किसी को रोजगार नहीं देंगे, हम इस आधार पर रोजगार नहीं देते हैं। तो खाका तो कोई तैयार ही नहीं किया गया, कोई तैयार नहीं है। सरकार अग्निवीर भी जुड़ जाता है इसमें, हर चीज जुड़ जाती है। पर समीक्षा की बात आ गई। मैं तो इस बात में मैं तो मानता हूं कि जो 2024 के चुनावी नतीजे हैं लोकसभा के, उनके पीछे आर्थिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी चुनावी मुहिम के दौरान उसको स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कभी भी बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा माना ही नहीं। बजट में भी माना है तो ये कह दिया कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार बढ़ाना, ये निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी है, और निजी क्षेत्र की इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। निजी क्षेत्र निवेश क्यों नहीं करता, रोजगार क्यों नहीं पैदा करता, निजी क्षेत्र ने कब निवेश किया था, कब निवेश से हाथ खींचा, ये बाकायदा तथ्य हैं और मौजूद हैं। एक होता है आदमी नाराज हो जाए, नीरजा चौधरी ने भी, प्रभु ने भी ये इशारा किया, एक थकान, एक फटीग फैक्टर आ रहा है, पर विपक्ष क्या कुछ विकल्प दे पा रहा है?
विपक्ष को अभी विकल्प देने की आवश्यकता अभी नहीं एक है। होता है कि आदमी नाराज होकर आपकी बात करने लग देखिए, जाए, विपक्ष- पर वो भरोसा तब करेगा जब आप कुछ ठोस दे पाए। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को याद कीजिए। चुनाव खत्म हो चुका है, घोषणा पत्रों को याद करने का जमाना अभी है नहीं, लेकिन जब आपने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम एक नई तरह की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो उसने उसका एक नाम भी दिया है उस अर्थव्यवस्था को। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती तो कांग्रेस ने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए आर्थिक प्रक्रिया में कांग्रेस को बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ता। अगर नहीं करती तो उन वायदों को पूरा नहीं कर सकती थी। नहीं, यहाँ तो एक और कमाल भी हो रहा है। कुछ लोग अदालत चले गए, वो खटाखट 8,500 रुपए देने थे जी, दो। अरे भाई, सत्ता पक्ष में थोड़ा है, ये कहां से नहीं, देंगे? ये तो केवल नैरेटिव बनाने का तरीका है। ये देखिए, नैरेटिव बनाने का तरीका है, ये तरीके चलते नहीं है। देखिए, नैरेटिव उस वक्त बनाने का, हवाबाजी वाली बातें उस वक्त कामयाब होती पर हैं महाराष्ट्र जब और जमीन आपके हरियाणा पक्ष में के हो। नतीजे क्या कहेंगे, क्या असर डालेंगे? अगर फर्ज महाराष्ट्र कीजिए अगर महाराष्ट्र बीजेपी हरियाणा नहीं में जीत भाजपा पाती। हार गई, हाँ। अगर महाराष्ट्र हरियाणा में भाजपा ने अच्छे नतीजे नहीं निकाले, तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो एनडीए सरकार के सहयोगी दल हैं वही भाजपा के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने लगेंगे। उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव है अगले साल में, और वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें कमजोर साबित होती है तो मुझे इस सरकार का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिखाई पड़ता। पर पलटकर अगर महाराष्ट्र जीत जाती है बीजेपी, या हरियाणा को फिर से रिटेन करती है, उसके मायने क्या होंगे विपक्ष के लिए, जो अभी ताकत नहीं, अगर थोड़ा ऐसा- सा सांस लेता दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार को ऑक्सीजन मिलेगी हाँ। राजनीतिक रूप से, और विपक्ष को फिर अपना कोर्स करेक्शन सोचना पड़ेगा कि हम लोकसभा पर चुनाव वो के बाद नौबत आती दिख रही है क्या? नहीं, अभी तक जिस तरह संजय भाई ने बताया, अपने सारे मित्रों ने बताया, मेरा भी कहना ही है, अभी भाजपा के लिए तीनों राज्यों में बहुत कठिन चुनौती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो है ही, झारखंड की स्थिति भी, पहले में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड मान रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद वहां से भी जो खबरें आ रही हैं वो 50-50 की बात लोग कर रहे हैं कि वहां भी जो है काफी टक्कर की स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती राजस्थान, सॉरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो 10 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव अब होने उसी हैं। पर आता हूं मैं। हाँ। वो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, ये क्या तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे मुख्यमंत्री या सबसे नहीं? पहला सवाल तो ये 10 विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा की जो आंतरिक संरचना है, एग्जैक्टली। उस पर उसको तय करेंगे। हाँ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह पिछले दिनों रस्साकसी हुई है भाजपा के भीतर, खींचतान हुई है, दिल्ली बुलाया गया और सारा लग रहा था रहेंगे कि जाएंगे, अब ये 10 विधानसभा के उपचुनाव जो है सीटों के, ये तय करेंगे योगी जी का भविष्य। 5 सीटें एनडीए की हैं, 5 हैं इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की। उनको 5+ लानी है, यानी 5 अपनी रिटेन करनी है और कम से कम 2 सीटें विपक्ष से छीननी है। अगर ये स्थिति वो कर लेते हैं तो योगी जी की ताकत बढ़ेगी। लेकिन योगी की ताकत बढ़ेगी तो क्या अमित शाह की ताकत घटेगी? देखिए, अब ये भी तो सवाल जुड़ेगा ना। योगी की ताकत अगर बढ़ेगी तो जाहिर है जो लोग उनके खिलाफ हैं उनकी ताकत कम होगी। अब वही पूछ रहा हूं मैं। तो ये तो योगी जी तो की चुनौती है। बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स के लिए क्या मायने है? मैं वही तो डिकोड करने की बीजेपी कोशिश के कर रहा हूं। इंटरनल उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और दोनों तरफ पड़ेगा, नतीजे कैसे भी आए। अगर बीजेपी अच्छा करती है, यानी एनडीए अच्छा करता है वो, तो योगी की ताकत उपचुनाव बढ़ेगी, के और नतीजों कमजोर तक- होता है तो बीजेपी कमजोर होगी। उपचुनाव के नतीजों तक क्या फिर हम ये भी मानकर चलें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा? मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उपचुनाव के नतीजों तक नहीं होगा, वो टल सकता है। क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं या जो जिस तरह की सूचनाएं, जानकारियां पुष्ट रूप से हम लोगों को मिल रही हैं, अभी किसी नाम पर सहमति नहीं हो पाई है। क्योंकि जो नाम थे पोटेंशियल जो चल रहे, वो सारे सरकार में चले गए, और अभी 1-2 नाम है, जैसे बीच में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से चला था, अब देवेंद्र फडणवीस अब देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत तेजी से चला। अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर संघ, और देखिए तय होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में प्रभु, सहमति बनेगी, आप उससे तय कुछ होगा। सर हिला रहे थे। उत्तर प्रदेश के 10 जो विधानसभा के उपचुनाव है उनके बाद ही होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, या उससे पहले होगा? हाँ, मेरे को लगता है कि अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ वो इलेक्शन का। हाँ। 40 दिन चाहिए चुनाव के नोटिफिकेशन के लिए, वो नहीं हुए। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, मेरे को पर लगता नहीं है होगा।
उससे मत जोड़िए। मेरे को लगता है कि हरियाणा और ये जो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हुआ कि नहीं हो, मेरे को वहाँ तक लगता है कि तब तक नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का नाम अगर चला रहे हैं, वो चीफ से वहाँ पर कैंडिडेट हैं या शिवसेना के साथ है, तो वहाँ पर बड़ी कैंडिडेट की वहाँ पर तलाश हो रही है ना अभी तक। अब ये कहना कि जो जिनका नाम चल रहा था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए हैं, हो सकता है उन्हीं में से वापस कोई आ जाए। हाँ, उसकी बात तो छोड़ नहीं सकते आप। राजनाथ सिंह जी पहले आए थे एक बार, आज वेंकैया नायडू मंत्री थे, उनको हटा करके वहां से अध्यक्ष बनाया गया था। पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, अरुण जेटली को तो नंद कुमार को, दोनों उनको वहां से हटाया गया था। उस सरप्राइज को भी बना दिया गया था। तो मेरे को लगता है कि उस सरप्राइज को रूल आउट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि कितने बड़े नेता हैं वो तो कहते, मेरे को लगता है चुनाव से पहले नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। परंतु भी है, मुमकिन है। हाँ, एक मिनट, अबे भी कुछ कहना चाह रहे कोई थे। पार्टी किन परिस्थितियों में चुनाव जीतती है? पार्टी में प्रबल एकता होनी चाहिए, रणनीतिक सफाई होनी चाहिए, स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, केंद्र में और राज्य के बीच में एकता होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में ये कोई चीज दिख रही है हमें आज? अभी पल भर में हो जाए तो हम नहीं कह सकते। ना तो उत्तर प्रदेश भाजपा में कोई एकता है, ना उत्तर प्रदेश के संगठन और मुख्यमंत्री में एकता है, ना मुख्यमंत्री में और आला कमान के बीच में एकता है, तो ना कोई रणनीति है। तो जो बीजेपी कैसे जीतेंगे उपचुनाव? उसकी शक्ल और सूरत कैसी रहती है? एकता दिखावे की भी नहीं होती। वहां दिखावे की भी एकता नहीं है। विनोद जी, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में दिखावे की भी एकता नहीं है। मतलब दिखावे की एकता तो नुकसानदेह होती है, लेकिन वो भी नहीं है। राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव, क्या ये कितना बदल सकता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, राजनीतिक सूरत हाल को? 30 सेकंड में नीरजा, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मैं नहीं मानती कि बाईपोल्स जो हो रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में वो इतना महत्व रखते हैं। अगर 3 सीटें अभी हैं, 4-5 भी कर लें, सरकार को फायदा होता है बाईपोल्स जहां तक कंसर्न है। असली चुनाव है असेंबली इलेक्शंस है। अगर भाजपा 3 में से 2 जीतती है तो संभव होगा कि वो रिस्क लें उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को बदलने का। अगर नहीं जीतती है तो बदलना बड़ा मुश्किल होगा। जहां तक प्रेसिडेंट का सवाल है, बातचीत जो हो रही है वो अगले साल की हो रही है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा भाजपा का। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को कंटिन्यू किया है इंटरिम में, जबकि आरएसएस वेरी क्लियरली कह रही थी कि जून 30 को नड्डा बाहर होंगे, इंटरिम कोई और बनेगा। लेकिन उनकी नहीं चली और प्रधानमंत्री की चली। और आज तक भी जेपी नड्डा ने कोई माफी नहीं मांगी है कि मैंने जो कहा कि हमारे पास क्षमता है चुनाव जीतने की, हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं कहा कि मीडिया ने इसको गलत उछाला है, गलत मतलब निकाला है, कुछ भी नहीं कहा है। तो वो अभी चीज भी मतलब इसे जो कहते हैं जोर आजमाइश, संघ के बीच में, सरकार में, बीजेपी पार्टी और संगठन में और सरकार में एक रस्साकशी भी चल रही है। दिलचस्प मुहाने पर है राजनीति, और आने वाले दिनों में ये राजनीति का ऊंट बहुत सारे करवट ले सकता है, खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी। और खड़े और बैठने में जो उसकी सवारी कर रहा होता है उसको बड़ी तकलीफ भी होती है, उसका बैलेंस बिगड़ भी सकता है। हजारों की तादाद में राय आ रही है, कुछ साझा की, कुछ साझा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए जगविंदर पटियाल के साथ पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गाइस, ये रास्ता लेते हैं। रॉन्ग है। ये वाला? नहीं। तो तू बताने प्लान। पापा के रास्ते से जाएंगे। उसमें मैप है क्या? गूगल मैप है। The family scooter with Google Maps. Introducing the all-electric Ather Vista. Hi Dee. Long time. Lots of luggage, huh? And lots of stories too. Dee, meet Andre. Hi. Glad I got the comment. Make space on demand. MG Comedy Fee. The Street Smart Car starts at rupees 6.99 lakhs. डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और ये बेजान चेहरा, एक हफ्ते में क्या होगा? एक हफ्ते में सब कुछ होगा। K-Lite सचमुच जादू है। सोच रही हूँ कि तेरे लिए भी लड़का देखना शुरू कर दूँ।